हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज बहुत दिन से कुछ किया नहीं था, तो पूजा था इसलिए मैं कुछ स्टार्ट नहीं कर पाया था। पर अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइंस चैप्टर का सेल ऑर्गेनेल्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हेलो गाइस, तो अटेंशन दीजिएगा। सेल ऑर्गेनेल्स, द मेन सेल ऑर्गेनेल्स आर plastids. These are large cells organelles characterized of plant cells. These may contain pigments that provide color to the cell. The green colored plastids are called chloroplasts. They manufacture food for green plants by the process of photosynthesis. The plastids associated with the different colored parts of the plants like fruits, vegetables, and flowers are called chromoplasts. They are responsible for imparting color other than green to the different parts of the plant. Plants also contain some colorless plastids called leucoplasts. These provide space to some starch, proteins, oils, etc. अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्लास्टिड क्या है? तो सेल ऑर्गेनेल्स। नाउ बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग किससे कहते हैं? हैव एनी आइडिया? तो सेल ऑर्गेनेल हम किसे कहते हैं? दी स्पेशलाइज्ड सब यूनिट within a cell that has a specific function are called सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, कुछ ऐसे सब यूनिट्स होते हैं, मतलब बीचों बीच में कुछ यूनिट होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं सेल के बीचों बीच, मतलब सेल में ही रहते हैं वो सब यूनिट। सब यूनिट का मतलब सब मतलब मिडिल, मतलब छोटा छोटा यूनिट करके वो स्पेशलाइज यानी स्पेशल फॉर्म में वो लोग सेल के अंदर रहते हैं, जो कि बहुत तरह तरह के फंक्शन करते हैं। उसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स का सबसे पहला भाग क्या है? प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स देखिए, ठीक है, तो ऐसे दिखता है प्लास्टिड्स। तो इसमें देखिए क्या है प्लास्टिड्स में। यहाँ पर देखिए बोला गया है लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स, दीज आर लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स। ये बहुत सारा लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी इसके अंदर बहुत सारा स्पेशलाइज सब यूनिट है। मतलब इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा करके यूनिट है, जैसे ये देखिए छोटा छोटा करके यूनिट है। तो कैरेक्टर सेल और प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक इसमें छुपा हुआ है। इसमें अब क्या हो सकता है, ये इन लोगों के पास एक पिगमेंट रहता है, जैसे प्लांट्स के पास एक तो और एक पिगमेंट रहता है ना, जिससे वो उसका रंग हरा रहता है। तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल रहता है, जिससे रंग हरा होता है, वो पिगमेंट है। तो वैसे ही प्लास्टिड्स में भी एक पिगमेंट होता है जो कि सेल का रंग, एक्चुअल रंग देता है। तो क्या करता है, वो लोग खाना मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं हरा पौधा के लिए, यानी पौधे के लिए वो लोग खाना बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
वो लोग फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है। ये हम लोग क्लास 5 से भी पढ़ते आ रहे हैं। अब the plast is associated with different colored parts of the plants like fruits, vegetables and flowers are called chromoplast। अब देखिए क्या है, जो प्लास्टिड है वो डिफरेंट कलर्ड ऑफ द पार्ट्स यानी पेड़ का जो अलग अलग रंग उससे एसोसिएटेड है, मतलब उससे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे फल, फूल और सब्जी, उससे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट का क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर फूड फॉर प्लांट्स, ठीक है। मतलब क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है प्लांट्स के लिए। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, तो क्रोमोप्लास्ट का काम है imparting colors to the different parts of plant। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं वो लोग, मतलब कलर मतलब विभिन्न अंश, मतलब पेड़ का विभिन्न अंश जो होता है जैसे स्टीम, ब्रांचेस, ऐसे करके विभिन्न अंश में उन क्रोमोसोम्स कलर, एक्चुअल कलर देते हैं, ठीक है। उन लोग का वही काम है। जैसे पत्तों में एक्चुअल ग्रीन क्यों आता है, क्लोरोफिल उसे अपना एक्चुअल कलर देता है। जैसे हम लोग के ब्लड में एक्चुअल कलर कहाँ से आता है, हेमोग्लोबिन देता है। वैसे प्लांट्स में एक्चुअल कलर कहाँ से आता है, क्रोमोप्लास्ट उसे इम्पार्ट करता है यानी प्रोवाइड करता है कलर। तो चलिए अब अब देखिए, अब बोला है कि प्लांट्स ऑल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड्स कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट वो भी प्लास्टिड्स है पर वो कलरलेस है, मतलब ऐसा प्लास्टिड्स जिसका कोई रंग नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स में ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ प्लास्टिड होता है जो कि कलरलेस है, जिसके पास कोई रंग नहीं है, तो उसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो उनका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स स्पेस to store starch, proteins, oils। देखिए क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट ना, मतलब देखिए जैसे अगर हम लोग खाना खा लेंगे ज़्यादा, तो हम लोग का कुछ, मतलब खाना का एक लिमिट रहना चाहिए, हम लोग का खाना का थोड़ा सा एक स्पेस रहना चाहिए, तभी हम खाना अच्छे से खा पाएंगे, हजम कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। ठीक वैसे प्लांट्स में भी स्पेस होता है, और उस स्पेस में वो लोग क्या करते हैं, उस स्पेस में वो लोग स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल्स और भी बहुत कुछ वो लोग बचा कर रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ बिफोर वी स्टार्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्टार्ट करने पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया किससे कहते हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक रॉड शेप या फिर एक स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर है, एक रॉड शेप या फिर एक स्पेरिकल शेप जैसा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो लोग सेल्स में बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब वो सेल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बहुत सारा फिजिकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में काम आते हैं।
कैसा फिजिकोलॉजिकल एक्टिविटीज में काम आता है? तो दे आर रिस्पॉन्सिबल for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life. Hence they are also called the powerhouse of the cell. वो लोग क्या करते हैं? वो लोग cellular respiration means the respiration which is done through our cell is known as cellular respiration. तो वो cellular respiration में काम आते हैं। और जो पावर जनरेटर है, जो पावर का जो जनरेशन मतलब पावर का जो मतलब पावर जो बनाता है, जो विभिन्न जीवन देता है, विभिन्न तरह से हम लोग के जीवन में एक्टिविटीज भर देता है, तो उससे वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। यानी वो लोग सेलुलर रेस्पिरेशन, सबसे पहला है सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेकंड नंबर में है जनरेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम लोग का अगर एनर्जी फॉर्म नहीं रहेगा लाइफ में, तो हम लोग बच नहीं सकेंगे। तो अब हम आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम शॉर्ट में ईआर लिख रहे हैं, पर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहना। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, इट provides channels for transport of materials in a cell. ER is of two types: rough ER. This type of ER has a rough appearance as it is studded with ribosomes. It plays a vital role in synthesis of proteins. Smooth ER. This type of ER does not have ribosomes attached to it. It therefore has a smooth appearance. It helps in the synthesis of fats. देखिए सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है वो हम समझेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है। देखिए जैसे प्लांट्स में प्लांट सेल रहता है, वैसे एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, प्लांट्स में सेल वॉल रहता है, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन रहता है। तो वैसे ही मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन एक मतलब उन लोग के पास सेल वॉल रहता है जिससे उसे रिजिडिटी मिलता है, फिर उसे प्रोटेक्शन मिलता है, फिर उसे ग्रोथ करने में आगे बढ़ता है। तो वैसे ही हम लोग के मनुष्य के जीवन में भी एक मेम्ब्रेन रहता है जो कि पूरा हम लोग की बॉडी को कंट्रोल कर कर रखता है। तो वैसे ही ईआर मतलब प्लांट्स में भी एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं जिससे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ईआर कहते हैं। इट प्रोवाइड्स चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ सेल। अब वो क्या करते हैं? वो अब ईआर का क्या फंक्शन है? प्रोवाइड्स चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अब ये लोग क्या करते हैं? जो सेल में जो मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब मटेरियल्स जो लाना आना होता है, वो उसके लिए एक जो सुरंग है, वो सुरंग एक बनाता है। चैनल्स का मतलब एक सुरंग, मतलब एक पाथ, एक रास्ता। यानी एक जो वहाँ पर आना जाना होगा तो एक तो रास्ता तो चाहिए, वरना कैसे आना जाना होगा। इसलिए वो लोग एक चैनल प्रोवाइड करते हैं, यानी एक छोटा सा सुरंग की तरह एक चैनल प्रोवाइड करते हैं जिससे सेल का कोई खाना या फिर कुछ भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हो सके, वरना नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब ईआर दो तरह का होता है, एक है रफ ईआर और दूसरा है स्मूथ ईयर। अब रफ ईयर क्या करते हैं? रफ ईयर का बहुत रफ अपीयरेंस, नाम से हम लोग समझ में आ सकते हैं कि इसका नाम ही रफ है, तो ये इसका अपीयरेंस में दिखने में भी रफ होगा। तो ये ईयर दिखने में बहुत रफ होता है। और क्यों रफ होता है? क्योंकि एज इट इज स्टडेड विथ राइबोसोम्स, वो राइबोसोम से स्टड होता है। ठीक है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सिंथेसिस
ऑफ प्रोटीन्स। अब वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है सिंथेसिस प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने में, प्रोटीन्स को हजम करने में, या फिर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में वो लोग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब स्मूथ ईयर, स्मूथ ईयर नाम से हम लोग समझ में आ सकता है वो बहुत स्मूथ अपीयरेंस। तो यहाँ पर देखिए, रफ ईयर मतलब उसका रफ अपीयरेंस है, रफ अपीयरेंस। और स्मूथ ईयर मतलब नाम से समझ में आ रहा है स्मूथ अपीयरेंस। अब स्मूथ अपीयरेंस है, क्यों स्मूथ अपीयरेंस है? क्योंकि उसके जो राइबोसोम्स है, जो कि इतना छोटा छोटा करके जो राइबोसोम्स होता है, वो अटैच किया हुआ है उस स्मूथ ईयर से। तो इसलिए उसका एक स्मूथ अपीयरेंस बन रहा है। और वो क्या करता है, जैसे ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, प्रोटीन को हजम करने में या फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है, वैसे ही स्मूथ ईयर सिंथेसिस ऑफ फैट करता है। यानी वो लोग फैट्स को हजम करने में या फिर डाइजेस्ट करने में वो लोग मदद करते हैं। अब चले आएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक बस्ते की तरह, कुछ बस्ते की तरह या फिर बैग की तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टैक्ड वन अबव दी अदर, जो कि एक से एक जुड़ा रहता है। They are involved in the processing and packaging of materials produced by the cell। तो वो लोग क्या करते हैं, सेल में जो प्रोसेसिंग होता है या फिर जो पैकेजिंग होता है, वो लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग उसमें मदद कर देते हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या मदद करता है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। तो वो मतलब सेल में देखिए, सेल में कभी कभी प्रोसेसिंग होता है, जिससे सेल प्रोसेसिंग होता है, और कभी कभी पैकेजिंग होता है मटेरियल्स। जैसे ट्रांसपोर्टेशन मैंने बोला, तो उसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन से पहले पैकेजिंग करना होता है, तो उस पैकेजिंग करने में और प्रोसेसिंग करने में, ताकि सेल ठीक ठाक से प्रॉपर फंक्शन करे, इसलिए प्रोसेसिंग हो, तो इसलिए वो लोग जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसमें मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग वैक्यूल। Vacuole. It appears as an empty space in the cytoplasm. It is generally large in plant cells. It stores excess of water and waste products. In amoeba, food materials are held in its food vacuoles for digestion। देखिए, वैक्यूअल क्या होता है? वैक्यूअल एक एम्प्टी स्पेस होता है, एक खाली एक जगह होता है साइटोप्लाज्म में। मतलब साइटोप्लाज्म में एक खाली जगह होता है, जिसे हम वैक्यूअल के नाम से जानते हैं। तो उसमें जनरली क्या होता है, वो प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा, मतलब प्लांट सेल्स में वैक्यूअल बहुत बड़ा होता है। वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है? स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। वो क्या करता है, मतलब पानी बचा कर रखता है, मतलब पानी स्टोर करके रखता है, और जो अदर वेस्ट मटेरियल जो है, वो लोग उसे, अगर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बच गया, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बच गया, तो वो लोग उसे स्टोर करके रखते हैं। तो ये वैक्यूअल का काम है। इन एमीबा फूड मटेरियल्स आर हेल्ड इन इट्स फूड वैक्यूल्स फॉर डाइजेशन। तो एमीबा में क्या होता है, फूड मटेरियल्स मतलब खाना का जो खाना चीज़, वो लोग क्या कहते हैं ना, फूड वैक्यूल में रह जाता है। क्यों रह जाता है? डाइजेशन के लिए।
फूड वैक्यूल में उसे दिया जाता है। अब हम चले आएंगे राइबोसोम्स। नाउ व्हाट आर राइबोसोम्स? तो इसको पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होता है? एक छोटा छोटा ग्रैन्युल्स की तरह होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है, और एंड ऑन दी रफ ईआर, और रफ ईआर में और साइटोप्लाज्म में दोनों में ही राइबोसोम्स रहते हैं। राइबोसोम्स छोटा छोटा एकदम ग्रैन्युल्स की तरह, ग्रैन्युल्स मतलब क्या, चावल की तरह, या फिर छोटा छोटा कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसे देखा नहीं जा सकता राइबोसोम्स को। तो इसलिए राइबोसोम्स को छोटा ग्रैन्युअल्स कहा गया यहाँ पर। तो दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो लोग भी सेम जैसे यहाँ पर रफ या जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं, वैसे राइबोसोम्स भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं। वो लोग भी प्रोटीन हजम या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब सिलिया एंड फ्लैजेला, यहाँ पर वो लोग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब सिलिया एंड फ्लैजेला, अब सिलिया फ्लैजेला क्या है वो लोग हम समझ लेते हैं। देखिए, cilia or flagella. Some cells have these cell extensions on their cell membrane. They help in locomotion and collection of food. Uncellular organisms like Paramecium have numerous cilia, while Euglena has a single flagellum. कुछ सेल्स में क्या होता है, देखिए, कुछ सेल्स में छोटा छोटा एक्सटेंशंस रहता है, छोटा छोटा एक्सटेंशन रहता है ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। कुछ कुछ सेल्स में आप छोटा छोटा एक्सटेंशन रहता है, कहाँ पर? अपने सेल मेम्ब्रेन पर। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड, लोकोमोशन मतलब खाना को लोकेट करना, और फिर कलेक्शन ऑफ फूड मतलब खाना को जमाना, मतलब कलेक्शन करना, गैदरिंग ऑफ फूड सिलिया एंड फ्लैजेला करते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब जिसका एक सेल है, सिंगल सेल। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामोशियम का बहुत सारा सिलिया है, ठीक है, पर यूग्लेना का एक ही फ्लैजेनम है। देखिए यहाँ पर यूग्लेना का पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ पर पैरामोशियम का दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए पैरामोशियम का एक सिलिया है, यहाँ पर देखिए एक सिलिया है, और इसके पास फ्लैजेनम बहुत सारा है। सिंगल फ्लैजेनम मतलब फ्लैजेनम एक है, मतलब यूग्लेना में फ्लैजेनम एक है, ये देखिए, और सिलिया और पैरामोशियम में सिलिया एक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि फ्लैजेला सिलिया से बड़ा है, ठीक है, तो वो हम लोग देखे हैं। अब देखिए, ऑल द सेल्स ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ दिस सेल। अब ये सारा सेल्स ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। क्यों एक साथ काम करते हैं? ताकि वेरियस फंक्शंस दे कैन परफॉर्म इन दिस सेल, ताकि वो तरह तरह के फंक्शन सेल में परफॉर्म कर सके, ताकि हमारा बॉडी क्या फंक्शन करके ठीक रह सके। इसलिए तो सेल ऑर्गेनल्स एक साथ जुट होकर काम करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।